नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुनकरों का शहर की संज्ञा किसे दी गई है? तो जो बुनकरों का शहर है पानीपत कहलाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई कहलाता है। और नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। इसको एक बार रिपीट करेंगे। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। मदुरई त्योहारों का नगर कहलाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 93 में ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के पद और उपाध्यक्ष के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 में है। फिर से इसको रिपीट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 93 में है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। राजा उपेंद्र जिन्हें कृष्णराज के नाम से जानते हैं, इन्होंने परमार वंश की स्थापना की और इनकी जो राजधानी थी धारा नगरी थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे। इन्हें हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जो अकबर की सेना और हेमू के मध्य हुआ। अकबर की सेना और हेमू के मध्य हुआ। अकबर इसमें विजयी हुआ था। अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत गया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें अहमद शाह अफदाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें अहमद शाह अफदाली विजयी होता है। 1757 में आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था। यह दोस्तों अंग्रेजों सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसको एक बार और रिपीट करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। एक बार फिर से इसको देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर की सेना और हेमू के मध्य। इसमें अकबर विजयी रहा था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों को विजय हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। नोंगर वाइलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नोंगर वाइलम अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कीबुल लामजाओ
राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है और रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो शिलालेख संबंधी अध्ययन करता है? तो दोस्तों इसमें जो है मैं शायद ऑप्शन देना भूल गया हूँ। एपिग्राफी जो होती है, एपिग्राफी यह शिलालेख संबंधी अध्ययन करती है। एपिग्राफी को शिलालेख संबंधी अध्ययन के लिए जाना जाता है। और न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत करते हैं। ओडोंटोग्राफी जो होती है आपकी दांत का अध्ययन करती है। दांत का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। दांत का अध्ययन करती है यह ओडोंटोग्राफी। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी के अंतर्गत। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बायोटिन B7 का रासायनिक नाम होता है विटामिन B7 का। ऑप्शन ए वाला सही होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और यहाँ विटामिन B6 दे दिया फिर मैंने, चलिए एक और समझा देते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड या नियासिन। विटामिन B2 का पूछता है तो राइबोफ्लेविन होगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का पूछता है तो साइनोकोबालामिन होगा, साइनोकोबालामिन। विटामिन ए का पूछेगा तो रेटिनॉल होगा। विटामिन B1 या बी का पूछेगा तो थायमिन होगा। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछता है। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है, तो इसे जो है याद रखिएगा। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। ये सारे जो है एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। किसी और दिन जो है मैं लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस दोस्तों 14 जून को मनाते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 21 जून को हमारा जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद इस समय जो है तेलंगाना में पड़ता है। और इस गोलकुंडा किला के जो निर्माण करता थे कुतुब शाह थे। कुली कुतुब शाह द्वारा यह बनवाया गया था। झालवाड़ में जो किला स्थित है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गगरून का जो किला है, गगरून का किला यह झालवाड़ में स्थित है। झालवाड़ दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। और ये जो झालवाड़ गगरून का किला झालवाड़ में बनाया गया है, इसे विजल देव ने बनवाया था। राजा विजल देव द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव मंदिर के लिए। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो जिला MP में पड़ता है। और इस खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है कंदरिया महादेव का, ये चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे जो है जान रहे हैं आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर से इसे एक बार रिपीट करेंगे। गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में, जिसे कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। झालवाड़ में गगरून का किला है जो राजस्थान में पड़ता है आपका, विजल देव द्वारा बनवाया गया। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि एमपी में पड़ता है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था इसे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा आप लोग। और देहरादून में तो कई चीजें हैं। एक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। इसमें मैं 3-4 चीजें बता देता हूं आपको। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो यह देहरादून में पड़ता है। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में आपका पड़ता है। दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय उद्यान है, दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका देहरादून में पड़ता है। इसके अलावा 3 हो गए दोस्तों। इसके अलावा एक और है भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम उद्यान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। आइए इसको एक बार रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। देहरादून में आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये सभी देहरादून में आपके पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था? तो इसे आप लोग जानते होंगे कि दल बदल कानून 91वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। जो 9वीं अनुसूची है वह संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची है इसे 91वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है उसे 73वें संविधान संशोधन 1993 में, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों से पूछा गया था कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है या किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था। अब हम लोग आगे देखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? दोस्तों बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, आपको पता है कि जब 1757 का युद्ध हुआ था प्लासी का, उसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। फिर 1764 में हुआ युद्ध, फिर अंग्रेज विजयी हुए। इन दोनों युद्धों के बाद में जो अंग्रेज था उनका नियंत्रण भारत पर पूरी तरह से पड़ने लगा था। और बंगाल में जो है नियंत्रण स्थापित करने के बाद में उन्होंने अपना पहले एक गवर्नर नियुक्त किया था। उस गवर्नर का जो नाम था रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। रॉबर्ट क्लाइव 1764 से लेकर के जो है क्लाइव के अलावा कई जो है गवर्नर भारत में बने। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वह गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। इसे आप लोग जानते होंगे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद 1833 तक चलता रहा। 1833 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब यह भारत का गवर्नर जनरल होगा। और इसलिए जो है पहले जो बने थे
भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन बने थे भारत के पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और 1833 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1858 तक यही जो है बने रहे गवर्नर जनरल, सॉरी ये पद बना रहा 1858 तक। जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो उस समय जो है यह पद बदल गया और वायसराय पद लाया गया, वायसराय पद लाया गया। और जो प्रथम वायसराय थे भारत के वो लॉर्ड कैनिंग थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज दोस्तों तेलुगु साहित्य के 8 कवियों का एक समूह था। 8 कवि होते थे तेलुगु के, वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और यह जो है कृष्णदेव राय के को सलाह देते थे। उसके बाद में शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान नामक एक 8 सदस्यीय परिषद होती थी जो राजा को प्रशासनिक और सलाहकारी परिषद के रूप में सलाह देती थी। इनमें पेशवा थे, अमात्य थे, वाक्यान्वीस थे, सुमंत, ऐसे जो है 8 लोग शामिल हुआ करते थे। अकबर के दरबार में आप लोगों को पता है कि नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में रहा करते थे, इसमें बीरबल, मानसिंह, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, ऐसे जो है 8-9 लोग रहते थे। अब्दुल रहीम खान खाना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के भी जो है दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न इनमें भी जो है बहुत महान है, जिनको कालिदास, धन्वंतरी, छपना, कमर सिंह, वेताल भट्ट, वाहरा मिहिर रहते थे। और एक एग्जाम में बहुत पूछता है साब किसका दरबारी कवि था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे साब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन में काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों अशोक के शासन काल में 255 ईसा पूर्व में हुई थी। 255 ईस्वी में हुई, शायद 255 कंफर्म नहीं हो दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। 255 ईसा पूर्व या ईस्वी में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वह मोगलिपुत्र तिस थे। एक सेकंड, तिस, मोगलिपुत्र तिस थे, तो याद रखिएगा इसको आप लोग। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। जो बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसका आयोजन राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी, महाकश्यप ने। और कालाशोक वाले में द्वितीय बौद्ध संगति और कनिष्क वाले में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने इसको अरेंज किया था चारों को कि अजातशत्रु में के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई, कालाशोक के दूसरी, अशोक के तीसरी और कनिष्क के चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिसीकल्चर किसके पालन से संबंधित है? तो पिसीकल्चर जो होता है मत्स्य पालन के जो है उत्पादन से संबंधित होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित होती है। मांस उत्पादन से संबंधित होती है लाल क्रांति। अभी आपने जो है मत्स्य पालन का सुना, मत्स्य उत्पादन का, तो जिसे हम लोग जो है पिसीकल्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्रांति के बारे में, तो जो क्रांति होती है मत्स्य पालन की वह नीली क्रांति होती है। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से दोस्तों भूरी क्रांति संबंधित है, भूरी क्रांति। और अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति होती है। एक बार इसको रिपीट करेंगे। लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है और अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। 17वां प्रश्न है आपका, नौकुचिया ताल झील किस राज्य में स्थित है? नौकुचिया ताल यह जो है सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल,
देवताल, खुरपा ताल, ये सभी जो है उत्तराखंड राज्य से हैं। जहां पर आपको ताल दिखे तो समझ लीजिएगा कि वो उत्तराखंड से संबंधित है। और राजसमंद, पिछौला, लुनकरनसर, जयसमंद, फतेह सागर, डेडवाना, ये सभी राजस्थान की हैं। डल झील आपको पता है, बैरीनाग, और एक इसमें जो है ट्रेक है कश्मीर में, जैसे बैरीनाग हो गया आपका, अनंतनाग, शेषनाग, ये सभी जो है मानस तल, सॉरी मानस बल, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में है। मणिपुर में बहुत एग्जाम में पूछता है, लोकटक झील आपकी स्थित है, लोकटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात या गारसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। शरावती नदी पर स्थित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में ही है, ये दोनों कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, यह जो है आपका जबलपुर जिले में पड़ता है, एमपी में। और चंबल नदी पर आप लोगों को पता होगा चूलिया जलप्रपात है, यह आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। 19वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थी वह देविका रानी रोरिक थी। इन्हें 1969 में यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। ये लोग भी जो है, इनको 1970 में मिला था वीरेंद्र सरकार को, पृथ्वीराज कपूर को 1971 में, और पंकज मलिक को 1972 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। आनंद भवन की स्थापना किसने की थी? सॉरी, आनंद वन आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आनंद वन की स्थापना जो है बाबा आमटे ने की थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। विनोबा भावे द्वारा पवनार आश्रम या भूदान आंदोलन एग्जाम में पूछता है, भूदान आंदोलन या पवनार आश्रम विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया था। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय आश्रम की स्थापना की थी, निर्मल हृदय आश्रम की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। और लॉर्ड रॉबर्ट बेडल पावेल द्वारा स्काउटिंग शुरू की गई थी, या स्काउट एंड गाइड जो होता है उसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर ऑप्शंस को मैंने जो है डिटेल से डिस्कस किया है, और लगभग जो है 20 की जगह आपको 50-60 क्वेश्चन से ऊपर तैयार हो गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।